जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में संसाधनों का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम लोगों को संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ना है। संसाधनों को क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि आपको संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन के अंतर्गत जल संसाधन और जैविक संसाधन को पढ़ना है। तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले संसाधन को समझें कि संसाधन क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसी के अंतर्गत हम आज यहाँ पे जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण में आप लोगों को विभिन्न आधारों को समझना होगा, जिन आधारों पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। संसाधनों को मूलभूत रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारा जो पहला आधार है विभाजित करने का वो पर्यावरणीय तत्व है और जो दूसरा आधार है वो उत्पत्ति एवं विकास है। यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो संसाधन विभाजित किए जा रहे हैं दो आधारों पे किए जा रहे हैं, एक पर्यावरणीय तत्व के आधार पे किए जा रहे हैं, एक उत्पत्ति एवं विकास के आधार पे किए जा रहे हैं। तो जब पर्यावरणीय तत्व के आधार पे हम संसाधनों को विभाजित करते हैं तो इसके दो प्रमुख वर्ग सामने आते हैं संसाधन के। पहला वर्ग अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, दूसरा वर्ग जैविक संसाधन। इसी प्रकार से जब हम उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर संसाधनों को विभाजित या वर्गीकृत करने की या विभक्त करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे भी दो वर्ग प्रमुख रूप से सामने आते हैं। पहला वर्ग है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा वर्ग है मानवीय संसाधन। पर्यावरण के आधार पर अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को पुनः विभाजित किया गया है वितरण के आधार पर, पदार्थ की उपयोगिता के आधार पर और नव्यकरणीयता के आधार पर। तो इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग जब क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो पहले हम लोग संसाधन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और फिर साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन के क्लासिफिकेशन पर भी ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संसाधन को किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है। तो देखिए, जब संसाधन बांटे गए जैविक और अजैविक आधार पे तो अजैविक किन्हें किया गया और जैविक किन्हें कहा गया। देखिए, अजैविक संसाधन को हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं। भौतिक संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भौतिक पर्यावरण के तत्व शामिल होते हैं। इनका निर्माण भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है और इसमें भौतिक पर्यावरण के ही तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, वर्षा, शैल या खनिज। ये सब किस चीज के उदाहरण हैं? अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव को सम्मिलित करते हैं। मानव को हम अलग से एक पृथक कोटि में रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब जैविक कहा जाएगा तो जैविक में मानव भी जाता है, लेकिन मानव संसाधन के रूप में एक अलग कोटि विकसित की गई है जिसकी चर्चा हम लोग उत्पत्ति एवं विकास के अनुसार जब संसाधनों का वर्गीकरण अभी पढ़ेंगे तो वहां पे किया जाएगा। तो पर्यावरणीय तत्वों के आधार पे जो मुख्य प्रकार हुए वो कौन से हुए? अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन यानी कि भौतिक पर्यावरण के तत्व, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। जैविक संसाधन जीव जगत यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, स्वयं मानव भी इसमें सम्मिलित है। हालांकि मानव को पृथक रूप से मानव संसाधन की कोट में रखा जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आ जाता है उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर संसाधनों के दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा हमें जो दिए गए निःशुल्क उपहार हैं जो सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक, इनको प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। जैसे इसमें आप जो कुछ भी आपको प्रकृति ने दिया है वो सब कुछ
प्राकृतिक संसाधन है। अब इस प्राकृतिक संसाधन को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न भागों में पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि मानवीय संसाधन क्या है। मानवीय संसाधन को हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। जिस दिन से हम लोगों ने अर्थशास्त्र की आर्थिक भूगोल की परिभाषा को पढ़ना शुरू किया है, उस समय से हम लोग मानवीय संसाधन को पढ़ रहे हैं। इसमें मैं जिम्मरमैन का बार बार कथन दोहराता रहता हूं, हर क्लास में ही लगभग मैंने दोहराया है। इसलिए दोहराया है कि आपको भली भांति याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी यह कथन यूं ही पूछ भी लिया जाता है। वह कथन है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। कैसे बनते हैं? मानवीय ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी द्वारा संसाधनों का विकास होता है और संसाधन बनते हैं। मानव, जिसे आप संसाधनों के उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में जानते हैं, वह स्वयं में एक अमूल्य संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि ये विभिन्न संसाधनों का निर्माण करता है, अपने कौशल के द्वारा, अपनी प्रौद्योगिकी के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा। इसलिए मानवीय संसाधन के हम विभिन्न तत्वों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत उसके वितरण को, उसके घनत्व को, उसके विभिन्न लक्षणों, साक्षरता, मृत्यता जैसे लक्षणों को, और उसके संसाधन के संबंधों को, उसके स्वास्थ्य को, उसके शिक्षा को, उसके पोषण को, उसकी कार्य की दशाओं को, उसकी कार्य क्षमता को, उसके द्वारा किए जा रहे शोध को, उसको प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण को, और उसके द्वारा की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सब कुछ क्या है? जो कि अधिक संसाधन मनुष्य में है, ना कि भूमि में है, ये इससे साबित होता है। और ये सब कुछ मानवीय संसाधन की कोटि में आता है, कि कैटेगरी में आता है, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब मैं पुनः लौट रहा हूं प्राकृतिक संसाधन पे। वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हैं और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं, इनको 3 आधारों पे विभाजित किया गया। पहला आधार है वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आधार है पदार्थों की उपयोगिता, क्या उनकी यूटिलिटी के आधार पे। तीसरा आधार है नव्यकरणीयता। नव्यकरणीयता का अभिप्राय होता है कि किसी भी संसाधन को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद में क्या वह संसाधन पुनः उपयोग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसको एक टर्म दिया गया है, नव्यकरणीयता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वितरण के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों का क्या विभाजन किया गया है। ये वितरण के आधार पे प्राकृतिक संसाधन का विभाजन हंकल ने प्रस्तुत किया था 1964 में। तो हाँ, तो इसको आप लोगों को सबसे पहला संसाधन आता है यहाँ पे, जो है वो है सर्वसुलभ संसाधन। 4 कैटेगरियों में प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया वितरण के आधार पे। सबसे पहला सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा विरल संसाधन, चौथा अद्वितीय संसाधन। ये 4 प्रकार के संसाधन बांटे गए। अब सर्वसुलभ संसाधन कौन से हैं? सर्वसुलभ संसाधन वे हैं जिनका वितरण समान रूप से सर्वत्र होता है और वो आपको बहुत आसानी से, बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे इन संसाधनों को सर्वसुलभ संसाधनों की कोटि में रखा गया है। सामान्य सुलभ संसाधन वे संसाधन है जिनका वितरण अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी एक सामान्य सुलभ संसाधन है कि अधिकांश क्षेत्रों में कृषि योग्य मिट्टी हमें प्राप्त हो जाती है। विरल संसाधन ऐसे संसाधन जिनका वितरण विश्व के सीमित क्षेत्रों या प्रदेशों में पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? विरल संसाधन कहते हैं। जैसे कि लोहा, कोयला। ठीक है, ये जो खनिज संसाधन है, खनिज एक विशेष जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह खनिज नहीं पाए जाते हैं, तो खनिज क्या है? विरल है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस या एक विशिष्ट प्लेस में ही उनकी उपलब्धता होती है, किसी अन्य जगह पे उनकी उपलब्धता नहीं होती। तो ऐसे संसाधनों को अनन्य संसाधन या अद्वितीय संसाधन कहा गया। अद्वितीय संसाधन किसे कहा गया? जिनका वितरण विश्व के किसी क्षेत्रों में बहुत बहुत रेयर होता है। ठीक है, उनको अद्वितीय संसाधन, इसके लिए एक वर्ड है रेयर। ठीक है, तो उनको कहा गया है अद्वितीय संसाधन, जिसके अंतर्गत ग्रीनलैंड में पाया जाने वाला क्रियोलाइट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। वितरण के आधार पे एक
के बाद में अगला क्लासिफिकेशन है, ये जिम्मरमैन का क्लासिफिकेशन है। पदार्थ की उपयोगिता तथा संभाव्यता के आधार पर संसाधनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पे भी संसाधनों की 4 प्रमुख कैटेगरी हैं। इन 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन देखिए उन संसाधनों को कहते हैं कि उनकी तत्व गुण या स्थिति वर्तमान में इस तरह की है कि मानव उनको अपने उपयोग में अभी में नहीं ला सकता। वो उपयोगी तो हैं, संसाधन है इसलिए उपयोगी तो हैं, लेकिन उनकी स्थित तत्व या गुण के कारण उन्हें तत्काल उपयोग में मानव नहीं ला सकता, इसलिए उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहा गया। और उसके बाद अप्रयोजनीय संसाधन। अप्रयोजनीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनको मानव निकट भविष्य में भी अपने उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको यूज कर सके। इसके बाद संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें मनुष्य भविष्य में अपने उपयोग में ला सकता है, उनको संसाधन के रूप में विकसित कर सकता है। और गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी उपयोगिता का मानव को अभी पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं है, जैसे कि वायुमंडल में स्थित गैसें। इस तरीके से जिम्मरमैन ने पदार्थ की उपयोगिता एवं संभाव्यता के आधार पे, यानी कि जो उसकी वर्तमान यूटिलिटी है और जो प्रोबेबिलिटी है, उसके आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा था। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन आता है नव्यकरणीयता के आधार पे। बहुधा ये भी जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि नव्यकरणीयता के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों को 3 प्रमुख भागों में हम विभाजित करते हैं। एक नव्यकरणीय संसाधन, एक अनव्यकरणीय संसाधन, एक सनातन संसाधन। ये 3 प्रमुख भाग हैं। नव्यकरणीय संसाधन के अंतर्गत हम उन संसाधनों को रखते हैं जिनके स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उनकी अवधि और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने वन है, ठीक है, वन को आपने कृषि भूमि के लिए काट दिया, ठीक है, लेकिन आपने पुनः वृक्षारोपण करके कुछ दिनों बाद वन संसाधन को फिर से प्राप्त कर लिया। तो ये जो वन संसाधन होगा, ये वन संसाधन किस चीज का उदाहरण होगा? नव्यकरणीय संसाधनों का। यानी कि आपने क्या किया? स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उनकी अवधि और उपयोगिता में वृद्धि कर दी। ठीक है, इस तरीके से आप नव्यकरणीय संसाधन को समझ सकते हैं, यानी कि संसाधनों के गुणों में हम वृद्धि कर सकते हैं और उनको हम अपने विकास के लिए पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनका मनुष्य पुनः प्रयोग कर सके, ठीक है, उसको नव्यकरणीय संसाधन के रूप में जाना जा सका। यानी कि जो परिवर्धनीय हो और पुनर्प्रयोजनीय हो। एस.डी. मौर्य अपनी किताब में 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं नव्यकरणीय संसाधन को इलेबोरेट करने के लिए। यानी कि नव्यकरणीय संसाधन कौन से कहे जाएंगे? जिनमें परिवर्धन का गुण हो या उनमें पुनः प्रयोजनीयता का गुण हो, यानी कि उनको या तो बढ़ाया जा सकता हो जैसे कि वन संसाधन, या उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता हो, एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः प्रयोग किया जा सकता हो। तो इन दोनों के आधार पर आप नव्यकरणीय संसाधन को समझ सकते हैं। इसके बाद में एक कैटेगरी आती है अनव्यकरणीय संसाधन की। अनव्यकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार यूज कर लेने के बाद में या एक बार उपयोग कर लेने के बाद उनकी जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे कि लिए आपने कोयला का एक बार उपयोग कर लिया तो उसके बाद आप पुनः कोयला को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, आपने वन संसाधन को उपयोग में पुनः कर लिया था दोबारा वृक्षारोपण करके, इसी तरह जो कोयला है, कोयला पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कोयले को किस कैटेगरी में रखा गया है? अनव्यकरणीय संसाधन, यानी कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद में उनकी उपयोगिता सदैव के लिए समाप्त हो गई। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है सनातन संसाधन की। सनातन संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिनका मनुष्य उपयोग आदिकाल से करता आ रहा है, सनातन काल से करता आ रहा है, और भविष्य में भी जो उसकी उपयोगिता और उपलब्धता है वो अक्षुण्ण मानी जा रही है, यानी कि खत्म ना होने वाली मानी जा रही है। जैसे कि आप लोग उदाहरण ले सकते हैं आपका सौर ऊर्जा का। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग
लंबे समय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव करता रहा है और उसकी जो उपयोगिता है वो भविष्य में भी अभी तो अक्षुण्ण ही मानी जा रही है। तो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत आप लोगों ने 3 आधारों पे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा। वितरण के आधार पे, पदार्थ की उपयोगिता एवं संभाव्यता के आधार पे, नव्यकरणीयता के आधार पे। यहीं पे संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। मैं पूरे व्याख्यान का सारांश एक बार पुनः आपको बता देता हूं, पुनः दोहरा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में फिर से सब कुछ ताजा हो जाए। सर्वप्रथम हम लोगों ने संसाधन के वर्गीकरण को पढ़ा। संसाधन का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया था, पर्यावरणीय तत्वों के आधार पे, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पे। पर्यावरणीय तत्वों के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया था, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। फिर उत्पत्ति एवं विकास के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। फिर प्राकृतिक संसाधन को 3 आधारों पे बांटा गया, वितरण के आधार पे, पदार्थ की उपयोगिता के आधार पे, नव्यकरणीयता के आधार पर। तो जब हमने वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और अद्वितीय संसाधन आए। ठीक, उसके बाद पदार्थ की उपयोगिता तथा संभाव्यता के आधार पर हमने प्राकृतिक संसाधनों को पुनः 4 भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन आए। इसके बाद हमने नव्यकरणीयता के आधार पर पुनः संसाधनों को 3 आधारों पर बांटा, जिसके अंतर्गत नव्यकरणीय संसाधन, अनव्यकरणीय संसाधन और सनातन संसाधन आए। इस तरीके से हमने संसाधनों का संपूर्ण वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे संबंधित स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया जा चुका है। आप उसको जा करके इस सारे वर्गीकरण को भली भांति पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जहां कहीं आपको डाउट हो, जहां कहीं आपके जहन में कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। अमन केसरी, अमृता, दयानंद, हिमांशु, जी बताएं। ठीक है, मंजुलता, बीना कुमारी, निशा कुमारी, निशांत कुमार, प्रियंका कुमारी, प्रियांशु कुमारी, रतन दुबे, शिवानी कुमारी, सीमा सिंह, श्री राम। ठीक है, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।